हेलो बच्चों, आज हम पुष्प की संरचना एवं इसके कार्य का अध्ययन करेंगे। आप सब ने कई प्रकार के पुष्प देखे होंगे। इनकी संरचना में, आकार में, रंग में काफ़ी अधिक विविधता पाई जाती है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह कहा गया है। ठीक है, तो पुष्प की संरचना के अंतर्गत हम पुष्प के प्रमुख भागों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक जो प्रारूपिक पुष्प होता है उसके भागों को देखते हैं कि कौन कौन से भाग उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पुष्प के मुख्य रूप से 4 प्रमुख भाग होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला जो भाग होता है पुष्प का, वो कहलाता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज या इसको कैलिक्स कहते हैं। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। दूसरा है दल पुंज या करोला, जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो बाहरी भाग होते हैं पुष्प के, ठीक है, इनको हम एक साथ, ये दोनों जो भाग हैं ये पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं या सहायक चक्र कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो हैं ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये पुष्प की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो कैलिक्स होता है वो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। करोला जो होता है, यानी कि जो दलपुंज है, वो रंगीन कलर के होते हैं, पुष्प को आकर्षक बनाते हैं और उन्हें पर परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ये सहायक अंग के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद हम आगे देखें तो आगे है तीसरा जो अंग है पुष्प का या भाग कहेंगे, ये कहलाता है पुमंग या एंड्रोशियम। ये पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद सबसे आंतरिक जो भाग होता है वो है जायांग या गाइनोशियम, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इस तरह से एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो हैं ये आवश्यक अंग या प्रजनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम कहेंगे आवश्यक अंग। तो पुष्प के प्रमुख रूप से ये आवश्यक अंग हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, अब हम इनकी संरचना को चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक पुष्प की संरचना को समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक फ्लावर का एलएस है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को यदि हम देखें तो उसकी संरचना स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसकी संरचना को, इसके प्रकारों को समझते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्रम से पुष्प के सभी भागों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे नीचे की ओर हम देखें, ये जो पतली नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, जिसे डंठल कहते हैं, ये कहलाता है पुष्पवृंत। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पुष्पवृंत, या इसको पेडिकल कहा जाता है। मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम बता रही हूँ, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश में ही नाम को पढ़ना और याद करना है। ठीक है, पेडिकल के द्वारा या पुष्पवृंत के द्वारा ही जो पुष्प होता है वो शाखा या टहनी से लगा हुआ रहता है। अब इसके ऊपर हम जाएं तो पुष्प में हमको एक इस तरह से कुछ फूली हुई संरचना कप शेप्ड दिखाई दे रही है। ये कहलाता है पुष्पासन या थैलेमस इसको बोलते हैं। ठीक है, थैलेमस या इसे पुष्पासन भी कहते हैं। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन। पुष्प के प्रमुख भाग जो हैं वो इसी पुष्पासन पर स्थित होते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, थैलेमस के ऊपर हम जाएंगे तो हमको पत्ती के समान ये छोटी छोटी संरचनाएं दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं पुष्प की लंबवत काट में। ठीक है, ये एक प्रारूपिक पुष्प है। तो इसे हम कहेंगे, ये जो पत्ती के समान संरचना दिखाई दे रही है ये है सेपल, या इसको बाह्य दल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में मैं यही बता देती हूँ, है ना। पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय चक्रों का या पुष्पीय पत्रों का पहला जो चक्र है, ठीक है, पुष्पासन पर जो ये 4 पुष्प के प्रमुख भाग होते हैं वो अलग अलग चक्र में स्थित होते हैं। तो सबसे जो बाहरी चक्र होता है पुष्पासन पर पाया जाने वाला, ठीक है, जो पत्ती के समान संरचना में दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। ठीक है, तो
यहाँ पे मैंने सेपल लिखा है क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, है ना। कैलिक्स का जो एकक होगा यानी उसकी जो सिंगल संरचना होगी उसको हम बाह्य दल या सेपल बोलेंगे। और जब हम किसी पुष्प में पाए जाने वाले सारे सेपल के बारे में बात करेंगे तो उनको हम संयुक्त रूप से कैलिक्स या बाह्य दल बोलते हैं। क्लियर हो गया। सेपल या बाह्य दल मतलब एक के बारे में हम बात कर रहे हैं और पूरे को एक साथ कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पुष्प का सबसे बाहरी चक्र जो है। ठीक है, सहायक अंग के अंतर्गत। अब इसके बाद हम कैलिक्स को हटाएंगे पुष्प में तो हमें दिखाई देगा इस तरह से संरचना जो रंगीन होती है जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं, है ना। तो कैलिक्स को हटाने के बाद हमको पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं जो रंगीन कलर की होती हैं। अलग अलग पुष्पों में इनका कलर अलग अलग हो सकता है। ये पुष्प को आकर्षक बनाने का कार्य करती हैं और साथ ही मकरंद का स्राव करती हैं जिससे कीट जो होते हैं वो परागण के लिए आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पंखुड़ी है इसे हम बोलेंगे पेटल। क्या बोलेंगे इसे? पेटल यानी कि दल। तो जैसे मैंने कैलिक्स में बताया, जब हम एकक की बात करेंगे तो ये कहलाएगा दल या पेटल, और जब संयुक्त रूप से इनको हम बोलेंगे तो ये करोला कहलाएगा। तो जो करोला होता है या जो दल पुंज होता है वो पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्रों का दूसरा चक्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कैलिक्स और करोला में आप लोगों को कि किसी पुष्प में जब सारे सेपल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तब उसको हम संयुक्त दलीय अवस्था कहते हैं या इंग्लिश में उसको गैमोसिपेलस कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, और जब सेपल या बाह्य दल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तब हम उसे पृथक दलीय अवस्था या क्या बोलेंगे पॉलीपिटेलस कंडीशन। ठीक है, तो ये पुष्प को देखने से हमें समझ में आ जाएगा कि जो सेपल हैं वो जुड़े हैं या अलग अलग हैं। सेम ऐसे ही पेटल्स में भी होगा। यदि पेटल आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो उसको हम गैमोपिटेलस कंडीशन कहेंगे, संयुक्त दलीय अवस्था। और यदि अलग अलग रहेंगे पेटल, पंखुड़ियाँ अलग अलग रहेंगी, जैसा कि गुड़हल के पुष्प में देखा जाता है, आप सबने गुड़हल के पुष्प को देखा है, तो वहाँ पर पंखुड़ी जो है वो एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, तब हम उसको बोलेंगे पॉलीपिटेलस कंडीशन। ठीक है, तो पॉली मीन्स अलग और गैमो मीन्स जुड़े हुए या संयुक्त। तो ये हो गया पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्र का दूसरा चक्र। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पंखुड़ी को हम हटाएंगे तो उसके बाद हमें पुष्प के जो प्रमुख भाग होते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होते हैं वो दिखाई देंगे। तो उसके बाद हमें दिखाई देगी ये संरचना, पतली नलिकाकार संरचना यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? स्टेमन। इसे हम बोलेंगे स्टेमन और हिंदी में इसको कहा जाता है पुंकेसर। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको स्टेमन बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी एंड्रोशियम में स्टेमन्स की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, और अलग अलग जाति के पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। ये पादप जाति का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, जितने भी स्टेमन होंगे एक पुष्प में वो सब एक साथ एंड्रोशियम कहलाएंगे, है ना। तो सब में इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यदि हम देखें तुलसी में, तो तुलसी में स्टेमन्स की संख्या 4 होती है। ठीक है, धतूरे में ये 5 होते हैं। इसी तरह से गुड़हल में 6 सरसों में 6 होते हैं और गुड़हल में इनकी संख्या असंख्य होती है, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब स्टेमन के भी अंदर, अब स्टेमन क्या है? तीसरा चक्र हो गया। पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्रों का तीसरा चक्र जो है वो एंड्रोशियम कहलाता है। इसके एकक को हम स्टेमन कहते हैं। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इतना हो गया इसके बारे में क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं ये एक संरचना अंदर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्यूब के आकार की ये संरचना है जो नीचे की ओर फूली हुई है और ऊपर उसका इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है पिस्टल। पिस्टल या इसको
कार्पल बोलते हैं। ठीक है, पिस्टिल या इसे कार्पल भी कहा जाता है, कार्पल। ठीक है, हिंदी में इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्रों का चौथा और सबसे आंतरिक जो चक्र होता है वो गाइनोशियम कहलाता है। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, 3 प्रमुख भाग होते हैं पिस्टल के या गाइनोशियम के। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? ऊपर की ओर जो हमको ये संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ी दिखाई दे रही है संरचना, ये कहलाता है स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ठीक है, अब हम देख रहे हैं स्टिग्मा के नीचे पतली संरचना, ये धागे के समान संरचना दिखाई दे रही है, ये कहलाती है स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल या वर्तिका इसे कहा जाता है। हिंदी में यदि हम इसे बोलें तो इसे हम कहेंगे वर्तिका। ठीक है, और वर्तिका का जो नीचे का भाग है वो फूला और उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वर्तिका का नीचे वाला भाग कैसा दिखाई दे रहा है? फूला हुआ, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहलाता है ओवरी, अंडाशय। क्या बोलेंगे इसको? ओवरी या अंडाशय। ओवरी के अंदर आपको एक और संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, छोटे छोटे बीज दिखाई दे रहे हैं, इसको कहा जाता है ओव्यूल्स। ये क्या हैं? ओव्यूल या इनको बीजांड कहा जाता है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम का जो एकक है वो कहलाता है पिस्टल या कार्पल। यानी कि गाइनोशियम जो है वो उसमें कार्पल्स की संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होगी। किसी में ये 1 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो ये जो है वो वेरी करती फ्लावर पे। ठीक है, कि वो कौन से जाति का के पौधे का पुष्प है। एक पुष्प में जितने भी कार्पल्स होते हैं उन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, तो कार्पल्स की संख्या के आधार पर जो ओवरी है या गाइनोशियम है वो कई प्रकार की हो जाती है। जैसे यदि एक कार्पल पाया जा रहा है किसी फ्लावर में तो उसे हम मोनोकार्पिलरी ओवरी कहेंगे। ठीक है, मतलब कार्पल्स की संख्या 1 है, मीन्स मोनोकार्पिलरी ओवरी। जब कार्पल की संख्या 2 हो जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं बाईकार्पिलरी ओवरी। ठीक है, इसी तरह से यदि किसी पुष्प में कार्पल्स की संख्या 3 है तो वो ट्राइकार्पिलरी हो जाएगा, 4 है तो टेट्राकार्पिलरी, 5 है तो पेंटाकार्पिलरी और बहुत सारे हैं तो पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम कहलाता है। ठीक है, तो ये कार्पल्स की संख्या के आधार पर गाइनोशियम के प्रकार हो गए। अब ये कार्पल्स जो हैं ये आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी फ्लावर के जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए जब रहेंगे, संयुक्त अवस्था में रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिन कार्पस ओवरी। ठीक है, सिन कार्पस यानी कि संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। और यदि ये अलग अलग हैं, है ना, तब इसे कहा जाता है एपोकार्पस गाइनोशियम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम ये एलएस ऑफ फ्लावर है जो पुष्प के सारे भागों को यहाँ पे बता रहा है कि पुष्प के प्रमुख कौन कौन से भाग होते हैं। तो इस तरह से हमने पुष्प के प्रमुख 4 भागों को यहाँ पर देखा। अब मैं यहाँ पे आपको इनके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको अलग से ड्रॉ करके और बता देती हूँ, उसकी संरचना और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह की कुछ संरचना ये जो दिखाई देगी आपको। ये जो संरचना मैंने बनाई यहाँ पे, ये एक स्टेमन है। ठीक है, एक स्टेमन यहाँ पे मैंने बनाया है। अब इसके हम भाग देखें स्टेमन के, तो ये नीचे की ओर जो पतली धागे के समान संरचना है इसको फिलामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर की ओर हम देख रहे हैं ये कोश के समान संरचना दिखाई दे रही है, लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है एंथर या एंथर लोब भी बोलते हैं। इसी को पॉलन सैक भी कहते हैं, पॉलन सैक या पराग कोश। ठीक है, अब देखिए एंथर और फिलामेंट जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो स्थान कहलाता है कनेक्टिव।
या संयोजी उसको बोलते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है कि ये फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, कनेक्टिव है, संयोजी है। एंथर लोब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण के जैसी संरचना, दानेदार संरचना भरी रहती है, वो कहलाते हैं पॉलन ग्रेन्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स या पराग कण, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पराग एंथर लोब है, एंथर लोब भी अलग अलग स्टेमन, फ्लावर के स्टेमन में अलग अलग होता है। किसी में ये द्विकोष्ठी होता है, किसी में एक कोष्ठी होता है। अधिकांशतः जो एंथर लोब होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है ना, द्विकोष्ठी संरचना होती है। तो जब एंथर में 2 कोष्ठ होंगे तो उसको हम डाइथिकस बोलेंगे, सिंगल रहेगा तो मोनोथिकस कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलन सैक भी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पराग कोश भी है, इसके अंदर पराग कण बनते हैं, मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद जो ये पॉलन सैक है या एंथर लोब है वो फट जाता है। फटने के बाद जो पराग कण हैं वो हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से, किसी भी माध्यम के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर, ठीक है, पिस्टल के स्टिग्मा पर जाते हैं। स्टिग्मा पर जाकर वो वहाँ चिपक जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब बनती है और परागण की क्रिया होती है। तो ये हो गया एक स्टेमन का स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम एक पिस्टल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह की संरचना होती है, अंदर ओव्यूल्स भरे रहते हैं ओवरी के अंदर। ये है एक पिस्टल, या इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। देखिए इसके भी 3 प्रमुख भाग होते हैं। पतली संरचना जो है ना, नालाकार संरचना ट्यूब के आकार की दिखाई दे रही है, ये कहलाएगी स्टाइल। स्टाइल के ऊपर वाला भाग जो होता है वो स्टिग्मा कहलाता है, वर्तिकाग्र। अब ये स्टिग्मा पर ही, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे, ठीक है, स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। तो यहाँ से ये जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा से मकरंद का स्राव होता है, ठीक है, उसकी खुशबू से, और जो कीट होते हैं वो कीट परागण के लिए आकर्षित होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो आके यहाँ पर चिपक जाते हैं। उसके बाद उनमें पॉलन ट्यूब बनती है, पराग नलिका का निर्माण होता है, यानी कि पराग कणों का अंकुरण होता है, और तब पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब जो होती है वो इस स्टाइल से होते हुए अंदर कहाँ जाएगी, ओवरी के ओव्यूल में प्रवेश करती है, और ओव्यूल के अंदर ही एग पाया जाता है, एग सेल, जिससे कि मेल न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है ना, संयुग्मन की क्रिया होती है, और उसके बाद फिर जाइगोट बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, है ना। तो इस तरह से जो है परागण की क्रिया होती है। अब देखिए इसका मैं बता रही थी स्ट्रक्चर। तीसरा जो नीचे वाला स्टाइल का जो नीचे का भाग है वो फूली हुई संरचना के समान दिखाई दे रहा है, इसे ओवरी कहते हैं, ये मैंने ऊपर भी बता दिया है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर हो गया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, और जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रारूपिक पुष्प के प्रमुख भाग हो गए, है ना। तो जो उसके प्रमुख भाग हैं वही उसकी संरचना है। पुष्प की संरचना को यदि हम बोलें तो उसके हम भागों का ही अध्ययन करेंगे। सबके कार्य भी हमने देखे कि किनका किस अंग का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। फिर उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।